नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे के शुभारंभ से पहले एक फर्क आपको बता देता हूं। वैसे यह बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता भी है। गठबंधन की राजनीति पिछले कई सालों से देश में चलती आ रही है। पालुपति वेंकट नरसिम्हा राव जी हैं, हम सब पीवी नरसिम्हा राव के नाम से जानते हैं, के जमाने से यह शुरुआत हुआ। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी उससे भी ज्यादा दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाए। उसके बाद यूपीए की सरकार यूपीए 1 यूपीए 2 गठबंधन में बनी। पहली बार नरेंद्र मोदी को गठबंधन की मजबूरी में सरकार में बने रहना पड़ रहा है। हालांकि एनडीए सरकार भी गठबंधन की ही सरकार थी, लेकिन बहुमत उसके पास इतना ज्यादा था कि गठबंधन का गांठ बहुत ज्यादा टाइट नहीं कर पाते थे लोग, गठबंधन के सहयोगी लोग। नहीं तो इसके पहले हम लोग देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जब सरकार में थे तो जयललिता, ममता बनर्जी और यही चंद्रबाबू नायडू, जब चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की राजधानी से दिल्ली भारत की राजधानी आते थे तो कुछ ना कुछ करके जाते थे, मजबूर करके जाते थे। ममता बनर्जी, जयललिता का दबाव हर बार रहता था और वो सरकार के कामकाज में भी दिखता था, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जब से सरकार में आए हैं, ये पहली बार नरेंद्र मोदी को गठबंधन के गणित के आगे झुकने जैसी बात दिख रही है। लेकिन यह नरेंद्र मोदी है, झुक के राजनीति नहीं करेंगे। पुष्पक का वो फिल्म पुष्पा वाला कि झुकेगा नहीं साला, नरेंद्र मोदी झुकते नहीं है, झुकाते हैं। और इन्हीं पर एक गाना याद आ रहा है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, अपनी हर बात मनाने वाला चाहिए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, यह आगे आपको बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि अति सर्वत्र वर्जते, अति जब हो जाती है तो वो विस्फोट का रूप ले लेती है। और जब अति अत्यंत भयंकर, भयावह और अत्याचारी हो जाए तो फिर उसमें किसी न किसी को पहल करना पड़ता है। ये जो वक्फ अधिनियम है उसमें संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इसमें अति हो गई थी। अनाप शनाप शक्तियां कांग्रेस के नेतृत्व ने इसको प्रदान कर दिया था। नरसिम्हा राव साहब जब थे उन्होंने कुछ शक्ति दी, उसके बाद मनमोहन सिंह साहब जब थे उन्होंने तो ऐसी शक्ति दे दी कि वो बैठ करके आपके घर को कह दे कि मेरा घर है तो वो आपका घर नहीं, अब वो बोर्ड का घर है। और उसमें सुनवाई आप कोर्ट कचहरी में नहीं करेंगे, उन्हीं के लोग करेंगे, उनकी मर्जी होगी, सुनेंगे नहीं तो कहेंगे कि नहीं सुन लिया तो सुन लिया है। तब नरेंद्र मोदी को इसको चुनावी मुद्दा बनाना पड़ा कि नहीं भाई, हम इसमें सुधार करेंगे। 24 अगस्त को यह शुभ दिन आया जब इस पर सुधार का प्रक्रिया चालू हुआ। सदन के दोनों सदनों में हंगामा हुआ और इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी जिसे हम कहते हैं, उसके जिम्मे लगा दिया गया। वयोवृद्ध संसद सदस्य और 3 बार से लगातार संसद बने रहने वाले एक दिन के लिए अनफॉर्चुनेट मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल इसके अध्यक्ष बनाए गए। जगदम्बिका पाल कांग्रेस में भी सांसद थे, भाजपा में भी सांसद हैं, अनुभवी आदमी है, जोड़ तोड़ में माहिर आदमी है और बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व में उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। उनके नेतृत्व में जेपीसी की गठन हुई और अब उसका फाइनल प्रारूप राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है। कल वो टेबल होगा और इस पर बहस होगा। यहीं से आज मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा शुरू होता है। आज शाम तक यह चर्चा था कि क्या ऐन मौके पर पलटने के प्रवृत्ति में माहिर नीतीश कुमार पलट जाएंगे अपने मुस्लिम वोटों के डर से, क्योंकि इस काम के लिए मुसलमानों ने बड़ा प्रयास किया था। पटना के गर्दनी बाग में एक बहुत बड़ा जलसा किया था और नीतीश कुमार को चेतावनी दी थी कि अगर आप मुस्लिम वोट चाहते हैं तो वह वोट का विरोध करें, नहीं तो मुसलमान आपको वोट नहीं देगा। मुझे भी लगा कि नीतीश कुमार झुक सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। व्हिप जारी कर दिया गया है और कल व्हिप का सामना जनता दल यू के सांसदों को करना पड़ेगा। अगर
बिल के विपक्ष में जनता दल यू के सांसद वोट करते हैं या बात करते हैं तो उनकी संसदीय चली जाएगी। कोई भी सांसद अपना मेमोरी खोना नहीं चाहेगा। यही बात तेलुगु देशम के लिए भी थी। तेलुगु देशम भी मुस्लिम परस्त राजनीति करती है नीतीश कुमार की तरह ही। उन पर भी था, क्योंकि मुसलमानों ने उनको भी धमकी भरा पत्र लिखा था। उनसे मिल करके अनुरोध निवेदन या दबाव बनाया था कि भाई आप भी इस बिल का विरोध करें, यह काला कानून है। मुझे भी लगा कि चंद्रबाबू नायडू अपनी वोटों की रक्षा के लिए ऐसा करने पर मजबूर हो जाए, लेकिन उन्होंने भी कल के लिए व्हिप जारी कर दिया। मतलब अब यह स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों अब इस बिल के पक्ष में, और उन दोनों के सांसद, एक के पास 12 सांसद है, एक के पास 16 सांसद है। मतलब ये 28 सांसदों का समर्थन अब पक्का नरेंद्र मोदी को मिलेगा, और उससे ज्यादा मनोबल मिलेगा। राजनीति में मनोबल और परसेप्शन बहुत महत्व रखता है। वोट चाहे एक ही क्यों ना हो, परसेप्शन पर फर्क डालता है, और परसेप्शन ही राजनीति में जीत हार का मानक साबित होता है। तब सवाल है कि यह ऐसा क्यों हुआ? क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का झुकना नरेंद्र मोदी के कड़क निर्णय लेने की क्षमता है, या ना झुकने की प्रवृत्ति? अगर आप नहीं झुकेंगे तो सरकार से जाएंगे, हटिया हम मध्यावधि चुनाव में जाएंगे। आपको एक भी बात बता दूं कि अगर आज मध्यावधि चुनाव हो गया तो राहुल गांधी के पिता श्री राजीव गांधी जी ने जितनी सीट जीत करके कांग्रेस का सरकार बनाए थे, उसका रिकॉर्ड टूट सकता है। भाजपा उससे ज्यादा सीट जीत जाएगी। वह इसलिए जीत जाएगी कि भाजपा अभी जो कुछ हारी हुई प्रतीत होती है, वो असल में हारी नहीं है। वो तो भाजपा का इंटरनल खेल था, एक दूसरे नेता को नीचा दिखाने, कम दिखाने, कमजोर करने और अपनी वर्चस्व को साबित करने की लड़ाई के चक्कर में थोड़ी काटनी थी, ज्यादा कट गया का बात हो गया। अब उन लोगों को पता चल गया कि आप जिनको काटने का प्रयास कर रहे थे वो कटने वाले हैं नहीं, इसलिए अपना खुद का बचाव करिए और पार्टी में वफादारी से चुनाव लड़िए। और अब देश की जनता भी जान गई है कि मतदान किसको देना है। तो यह बात चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं और नीतीश कुमार भी जानते हैं, तो इसीलिए इस तरह की भूल नहीं करेंगे। तो दूसरा कि क्या अब उनको मुसलमान वोट जरूरी नहीं है, या केंद्र सरकार से इतना अकूत धन दिया जा रहा है जो सब लोगों की आंखें चौंधिया दिया है? क्योंकि अंततः राजनीति आदमी 3 P के लिए करता है, पैसा, पावर और प्रतिष्ठा। तो पावर सरकार में रहेंगे तभी रहेगी, प्रतिष्ठा तो तभी बनी रहेगी जब आप सरकार बनाने के योग्य होंगे, और पैसा तो आपको तभी मिलेगा ना जब आपको बहुमत लायक संसद होंगे, और यह तीनों तभी रहेंगे जब आप नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। तो यह बात भी सामने आने वाला है। लेकिन जो मेरा यह आकलन है कि इसके अलावा भी कुछ फैक्टर काम कर रहे हैं, वह यह कि नरेंद्र मोदी यह बात जानते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का यह अंतिम चुनाव है। नीतीश कुमार इस साल के अंत तक मुख्यमंत्री हैं। 2025 के विधानसभा के चुनाव में फिर से नीतीश का नारा एनडीए ने दे दिया है। नरेंद्र मोदी ने कहा है मंचों से, उसके बाद उनके दूसरे नंबर पर आने वाले अमित शाह ने कहा है, और पूरा एनडीए गठबंधन कर रहा है कि 2025 फिर से नीतीश। लेकिन बस किसी ने नहीं कहा गया कि 2025 फिर से नीतीश और 2030 तक भी नीतीश, यह नहीं कहा गया। और राजनीति में सारी बातें कहीं भी नहीं जाती है, कुछ बिना कहे लोग समझ जाते हैं। नीतीश कुमार भी समझ गए हैं। तो नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि अगर इस टाइम में नरेंद्र मोदी से अलग हो जाता हूं तो मेरे पास विकल्प रहेगा लालू प्रसाद के साथ जाना। लालू प्रसाद के साथ जाने का मतलब है कि उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ना। अंतिम चुनाव है मेरा, हो सकता है मैं मुख्यमंत्री बन भी जाऊं, तो उसके बाद का क्या होगा? उसके बाद का रिजल्ट होगा कि जनता दल यूनाइटेड, जनता दल राष्ट्रीय में विलय हो जाएगा और नीतीश कुमार बाहर निकल जाएंगे, जैसे उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ किया था। सेम खेल नीतीश कुमार के साथ होगा, और नीतीश कुमार वो जॉर्ज फर्नांडिस वाला 10 झेल करके रह जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, और उनका बेटा का भविष्य अधर में पड़ जाएगा। सुना है कि उनका बेटा इंजीनियर है, लेकिन डिग्रीधारी है, नौकरीधारी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री का बेटा 40-50 हजार का इंजीनियर की नौकरी नहीं कर रहा होगा। यह तो हमको बिल्कुल ज्ञात है।
तो बेटे की उज्जवल भविष्य और आगे सर्वाइवल के लिए उनका लालू प्रसाद के विरोध में रहना ही लाभप्रद होगा, क्योंकि राजनीति में एक और एक मिल के 11 नहीं होता, एक सता एक लड़ करके 11 होता है। यह बात नीतीश कुमार जानते हैं। अंतिम चुनाव है, फेयर बेल देगी पार्टी उनकी अगर इज्जत से बने रहेंगे तो, और उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री मंत्री बना करके राजनीतिक पैसेज देगी और उनको एक माहौल देगी कि वो राजनीति में बने रहें। और यह भाजपा के लिए भी सूट करेगा और नीतीश के लिए भी। भाजपा के लिए इसलिए सूट करेगा कि नीतीश कुमार का राजनीति वजूद बिहार में कायम रहे, तभी वो लालू प्रसाद यादव के वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे, क्योंकि दोनों लोगों का वोट बैंक एक ही है। और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है ना तो नीतीश को जाएगा ना लालू को जाएगा। और अगर नीतीश और लालू एक ही हो जाएंगे तो फिर वोट का बंटवारा नहीं हो पाएगा और 1 by 1 में हमेशा भाजपा हार जाती है। जहां भी चुनाव अगर अकेला 1/1 होगा तो भाजपा हार जाएगी। बिहार में भी यह हो सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के हित में भी रहेगा कि नीतीश कुमार का वजूद बना रहे, वो अपना एक स्वतंत्र आइडेंटिटी रखें और लालू प्रसाद के साथ लड़ते रहें। और वह तब होगा जब लालू का बेटा जैसे लड़ रहा है, नीतीश कुमार का बेटा भी लड़े, तभी जाकर के भाजपा के लिए सेफ पैसेज मिलेगा। चंद्रबाबू नायडू के लिए भी यही सीन है। आदरणीय कुमार श्रीकांत साहब को नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद हो। आप मुझको देखते रहें, मैं आपको निहारता रहूं, मुझ में शक्ति का संचार होता रहेगा, बने रहिएगा। चंद्रबाबू नायडू के साथ भी यही है, उनके लिए भी आयु के हिसाब से यह अंतिम चुनाव है। हालांकि नीतीश कुमार से एक कदम आगे चंद्रबाबू नायडू ने अपने पुत्र नारा लोकेश को अपने मंत्रिमंडल में ले लिया है और अब उनको ट्रेंड कर रहे हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग नायडू अपने नेतृत्व में अपने बेटे को दे रहे हैं और सारी चाल सिखा करके गद्दी उसको सौंप देंगे। नीतीश कुमार से एक कदम आगे निकले चंद्रबाबू नायडू। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू के साथ एक और दिक्कत है आंध्र के राजनीति में, बल्कि मैं कहूंगा कि साउथ के राजनीति में। साउथ सुपरस्टार ने उनको मुसीबत में डाल दिया है। वो हिंदू हृदय सम्राट का तगमा लिया हुआ है, सिनेमा का सुपरस्टार है, लोकप्रियता बेशुमार है, धन बल, जन बल और मन बल तीनों ही उसके साथ है। और जब तीनों उसके साथ है तो राजनीति का कहरा यह कहता है कि आप उसके साथ रहें, क्योंकि अगर आप उसको साथ से हट जाएंगे तो शक्ति उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां भी यह नियम लागू होता है, एक धन एक बराबर 11 नहीं है, एक के मुकाबले एक बराबर 11 होता है। अगर चंद्रबाबू नायडू वहां पर हिंदू हृदय सम्राट वाले हीरो के मुकाबले में अलग करते हैं उसको, तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। विज्ञान का सिद्धांत है, अणु विस्फोट होता है तो 2n² के हिसाब से विस्फोट करता है। 2 और नंबर ऑफ सर्कल्स के हिसाब से जितना सर्कल बढ़ता जाएगा उतना वो स्क्वायर होता जाएगा। अणु का रिएक्शन इसी होता है। और राजनीति में जो धर्म का चोला उड़ के आते हैं, जो सिंपैथी के लहर पे आते हैं, या जो पहले से अपने क्षेत्र में किसी न किसी रूप में लोकप्रिय होते हैं, उसमें आते हैं, तो वो 2n² की जगह कई मल्टी स्क्वायर होता है। और यही बात चंद्रबाबू नायडू के साथ होगा। उनके सामने उनका ही डिप्टी सीएम खड़ा है धर्म ध्वज लेकर के। वह यह भी गलती नहीं करेंगे कि मुस्लिम तुष्टीकरण का इल्जाम अपने ऊपर लेकर के एनडीए से अलग हो जाए और एक तो केंद्र से जा रही बेशुमार पैसे से हाथ धोएं और हिंदू हृदय सम्राट वाले को एक छत्र राज दे दें आंध्र प्रदेश में राज करने का। और यह बात जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश, दक्षिण साउथ में ज्यादातर लोग धार्मिक हो ना हो, उनके नाम भगवान के ही होते हैं, क्योंकि उनके किसी नाम में राधा कृष्ण शंकर भोले के अलावा कुछ नहीं, इंटू पिंटू चिंटू साउथ में नहीं होता है। तो यह बात आपको जानना पड़ेगा। और पवन कल्याण का नाम पवन है और उसका स्पीड भी पवन ही जैसा बढ़ रहा है। और अगर उसको चंद्रबाबू नायडू ने फ्री कर दिया तो वो पवन पुत्र हनुमान बन जाएगा और लंका जला देगा चंद्रबाबू नायडू के राजनीति का। चंद्रबाबू नायडू राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं। नीतीश कुमार से एक कदम आगे उन्होंने अपने बेटे को ट्रेनिंग के लिए इस सरकार में मंत्री बना दिया है। यह बात सोचना होगा कि चंद्रबाबू नायडू क्यों आए। वो इसलिए आए कि अंतिम समय में राजनीति पर के
पांव पर कुल्हाड़ी मारने की जगह इसमें बने रहें, क्योंकि मुस्लिम वोट कितना है टोटल देश में 20% और हिंदू वोट 40% है। और वह वोट संशोधन अधिनियम में मुसलमानों का ही फायदा है, हिंदू का नहीं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। यह बात सारे राजनीतिक दल के लोग, जब कल यह विधेयक पास हो जाएगा और उसकी एक एक चीजें सामने निकल करके आ जाएंगी, तो पता चलेगा कि यह जो बिल है वो सिर्फ मुसलमानों को फायदा कर रहा है, क्योंकि वह की गई संपत्ति हमको तो मिलने से रही, वो मुसलमान को ही मिलेगी। क्योंकि इस संशोधन में कहीं नहीं प्रस्तावित है कि वह वोट की संपत्ति को छीन ली जाएगी, जैसा ये विपक्ष के लोग प्रचारित कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने तो सीए पर भी प्रचारित किया था, नागरिकता छीनने का, जबकि वो नागरिकता संशोधन नागरिकता देने का बिल था। लेकिन हमारे देश में झूठ बोलकर राजनीति करने पर किसी तरह की कोई मनाही नहीं है। किसी भी सरकार ने इस पर कोई रोक लगाने का विधेयक नहीं लाया है। तो हो सकता है इसमें भी वो दुष्प्रचार हो, लेकिन आजकल टीवी मीडिया है, 1.5-2 GB डाटा सबके पास है, और पार्लियामेंट का सीधा प्रसारण सब लोग मोबाइल में कल देखेंगे, और वो देखेंगे कि यह विधेयक से गरीब मुसलमानों को फायदा है, आम मुसलमानों को फायदा है। तो हो सकता है मुसलमान भी प्रभावित होकर के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आवे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का दावते मोदी और जो बेनिफिट्स है वो हिंदू मुसलमान को भेद करके नहीं देता, सबको देता है। तो जब आप बेनिफिट्स सब ले रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी के फायदे सब ले रहे हैं, तो वोट सब क्यों नहीं देंगे? यह विचार अगर मुसलमान कर लेगा तो यह मुस्लिम पर राजनीति करने वाले लोगों को, या सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करने वाले लोगों के लिए बड़ा घाटे का सौदा होगा और बड़ा सोचने का विषय होगा। जरूर सोचिएगा। हमने तो सोच लिया है, जिस तरह से नीतीश कुमार ने सोच लिया है, चंद्रबाबू नायडू ने सोच लिया है कि बने रहने में फायदा है, हट जाने में नहीं। तो आप भी हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, अपना आशीर्वाद बनाए रहिए। और अगर आपको लगता है कि मेरा मुद्दा सही है, महत्वपूर्ण है, तो इसे अपने सभी समूह में साझा करिएगा। पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने सभी यार दोस्त मित्रों में साझा करिएगा, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है, और समस्या समाधान को प्राप्त करता है तो वह समाप्त होता है। मेरे एक दिन के वीडियो से समस्या समाप्त नहीं हो जाएगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, और उसी दिन के लिए मैं आपसे आपका आशीर्वाद मांगता रहूंगा। तब तक आप मुझे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।